हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया हम आयनिक इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सॉल्ट्स की, ठीक है, कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। और फिर जो है वो सबसे जरूरी पोर्शन चैप्टर का, ठीक है, हम हमने चला रखा है भैया पीएच ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर में अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस जो है वो हमें बनाने होते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें आपस में मिक्स करनी होती है और फाइनल सॉल्यूशन में आपको जो है वो पीएच पूछेगा, ठीक है, कि पीएच कैलकुलेट करो। और इसी में हमने जो है वो कुछ एक केस देखे थे कि भाई जो है वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिला दिया तो क्या होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया तो क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से वीक एसिड वीक बेस को मिला दिया। तो यहां पर मैंने कहा था कि दो केस बन सकते हैं, एक तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, दूसरा केस बन सकता है भैया बफर सॉल्यूशन का। और हमें ये दोनों चीजें जो है वो पढ़नी है। अब कब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा और कब बफर का केस बनेगा, है ना। तो ये बात हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, कि जो मैंने लास्ट में आपको केस बताए थे ना, कि बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट हो, वहां आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस लगाना है। और अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट में से केवल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो, वहां आपको बफर का केस लगाना है। और केवल अगर वीक कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो, तो इस केस में आपको जो भी स्ट्रॉन्ग का बच गया ना, जितना भी बच गया ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग के जितने भी बच गए, उससे हम क्या करेंगे, पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि कंडीशन तो हमने देख ली। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, देखो जी, जो टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, ये क्या होता है, ठीक है। कि हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब पानी तो होगा ही होगा, और सॉल्ट है तो सॉल्ट को आपको क्या करना है, पानी में मिलाना है। तो सॉल्ट को जब हम पानी में मिलाते हैं ना, तो सॉल्ट के जो भी कंपोनेंट्स आयन है वो ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन को या तो एसिडिक कर देंगे या बेसिक कर देंगे। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसमें लिख देता हूं कि भाई when any salt when any salt is mixed in water, then components या component ions of salt interact with water and makes solution acidic or basic. This phenomenon is called salt hydrolysis. This phenomenon is called salt hydrolysis. तो इस फिनोमिनन को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। कि जो भी सॉल्ट के कंपोनेंट्स आयन होंगे, वो चाहे केटाइन हो चाहे एनायन हो, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वाटर को जो किस तरीके से उसको या तो सॉल्यूशन को एसिडिक कर देंगे या फिर बेसिक कर देंगे। आप ये समझो कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किसी भी सॉल्ट को हम वाटर में ऐड करेंगे, पानी में मिलाएंगे। तो जैसे ही आप सॉल्ट को पानी में मिलाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया एसिड और साथ में बेस। अब इन दोनों कंपोनेंट्स में से जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, और अगर बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। यही क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है। और अभी हम इस चीज का एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर ये काम कैसे होता है। अब एक चीज देखो जरा, कि अगर आप क्या करोगे, एसिड और साथ में आपने बेस, अगर इन दोनों को मिलाया तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। कि एसिड और बेस को अगर हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। और सॉल्ट और वाटर अगर मिलता है तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। तो एक चीज समझना कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस न्यूट्रलाइजेशन का जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है, इसका जस्ट उल्टा है। तो आप ध्यान में रखना कि द अपोजिट प्रोसेस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इज न्यूट्रलाइजेशन और द अपोजिट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। दोनों एक दूसरे के क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो मैं ये भी यहां पर लिख देता हूं कि द अपोजिट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है।
तो भैया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बेसिकली होता क्या है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का एकदम जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, एक दूसरे की उल्टी रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये तो हुआ एक तरीके से सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन। अब अगर आपको किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो सॉल्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, पानी में मिलाना पड़ेगा। और जब सॉल्ट को पानी में मिलाएंगे तो सॉल्ट के जो भी कंपोनेंट्स होंगे ना, वो वाटर के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ध्यान दो, मैंने आपको पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ सॉल्ट बताया, और टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले हमने नॉर्मल सॉल्ट की बात करी थी, हमने सिंपल सॉल्ट की बात करी थी। तो नॉर्मल सॉल्ट या जो सिंपल सॉल्ट होता है ना, कितने तरीके का बताया था, 4 तरीके का, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तरीके से 4 सॉल्ट मैंने बताए। हम जो है ना एक एक करके पहले उन चारों का जो है वो एक तरीके से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। फिर जो कुछ एक अलग केस भी है हम उनकी भी बात करेंगे। तो यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं भैया, देखो जरा कि एक एक करके हम चारों जो सॉल्ट है अलग अलग तरीके के नॉर्मल सॉल्ट जो है ना, उन सब का हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। उनके बारे में जो फैक्ट्स है वो हम देखेंगे, और इसके अलावा जो है वो पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे उस सॉल्ट की, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। देखो जरा कि सबसे पहले हम आते हैं कि हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ठीक है। कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप सॉल्ट हो सकता है, और उसका हम क्या करवाना चाहते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब आप समझना कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस आपको कैसे करवाना है, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल बताओ मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, कोई भी एग्जांपल जो आपके जहन में आ रहा है ना। मेरे जहन में अभी NaCl आ रहा है, तो मैं NaCl के साथ प्रैक्टिस करूंगा, या आपको एग्जांपल NaCl का दे रहा हूं। आपके जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल आ रहा है वो आप दिमाग में लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल NaCl हम हाइड्रोलाइसिस का करवाते हैं। देखो जरा क्या होगा कि हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए इसको पानी में मिलाना पड़ेगा, और जब पानी में मिलाऊंगा तो मान लो रिएक्शन अपने पास ये होगी, ये क्या करेगा, जो भी सॉल्ट होगा ना वो अपने कंपोनेंट एसिड और बेस में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब ये सॉल्ट जिस एसिड से मिलकर बना है और ये सॉल्ट जिस बेस से मिलकर बना ना उसमें कन्वर्ट होगा। तो हमें ये मिलेगा एक तो NaOH और साथ में क्या मिलेगा, HCl, ये रिएक्शन हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये जब रिएक्शन हुई हम तो ये चेक करना चाहते हैं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में वाटर में क्या रिएक्शन हो रही है, पानी के अंदर कौन से आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। हमें तो ये जानना है कि पानी के अंदर वास्तव में चल क्या रहा है। तो आप देखना जरा कि चल क्या रहा है, मुझे बताओ NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये 100% आयनाइज होगा भैया जी, तुरंत 100% आयनाइज होगा। कन्वर्ट होगा कैसे, Na प्लस और Cl माइनस में, इस तरीके से आयनाइज होगा। भैया मुझे बताओ वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत कम आयनाइज होता है। वाटर के बारे में पूरी एक क्लास जो है वो हमने दी है भैया, फैक्ट्स अबाउट वाटर हमने पढ़ा है अच्छे से। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयनाइज होगा, नहीं न के बराबर आयनाइज होगा। NaOH स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, भाग भाग के आयनाइज हो जाएगा, तुरंत आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस में। HCl इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, भाग भाग के आयनाइज होगा H प्लस और Cl माइनस में। क्लियर है बात। फिर देखो जरा कि अब हम देखते हैं कि वास्तव में पानी के अंदर नेट रिएक्शन क्या चल रही है। तो नेट रिएक्शन, ठीक है भैया, देखो Na प्लस आयन दोनों तरफ है, तो Na प्लस आयन जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भैया देखो Cl माइनस आयन दोनों तरफ है, ये भी क्या क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कहने का मतलब नेट रिएक्शन पानी में आई, H2O इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस और ये OH माइनस, पानी के अंदर ये नेट रिएक्शन आई। और यहां पर जो भी अपने पास Na प्लस और Cl माइनस थे ना, ये दोनों तरफ आयन थे, दोनों तरफ थे। और भैया जी मेरे दोनों तरफ अगर ये है तो इसका मतलब वास्तव में इन आयंस ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। और जो आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उस आयन को हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। तो दीज आर स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। मैं यहां लिख दूंगा Na प्लस एंड Cl माइनस, दीज आर स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। और स्पेक्टेटर का मतलब होता है डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो ये जो आयन होते हैं ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये स्पेक्टेटर आयन होते हैं, ठीक है भैया। स्पेक्टेटर को हम बोलते हैं जैसे ऑडियंस, दर्शक, तो ये जो है वो दर्शक आयन होते हैं एक तरीके से। जैसे स्टेडियम में मैच देखते हैं, दर्शक जो है वो क्या होते हैं, वो एक तरीके से मैच का पार्ट तो होते हैं,
है ना, लेकिन वो खुद जो है वो वहां पर उसमें पार्टिसिपेट, गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते। गेम देखने के लिए जो वो जाते हैं, देख के खाली मजे लेते हैं, अच्छा गेंद छक्का जा रहा है, अच्छा चौका जा रहा है, ठीक है। तो वो खाली मजे लेने का काम करते हैं। ये यहाँ पर जो है वो केवल मजे लेने का काम करते हैं, केवल और केवल रिएक्शन जो है वो इनमें मेन रिएक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप देखो जरा कि जैसे ही आपने NaCl को पानी में मिलाया तो ओवरऑल रिएक्शन जो है ना, इक्विलिब्रियम आया H2O के बीच में। अब मुझे बताओ कि जैसे मान लो NaCl जो है नहीं मिलाया था, तब भी इक्विलिब्रियम तो आएगा। वाटर तो सेल्फ आयनाइज सॉल्वेंट होता है, अपने आप आयनाइज होता है, तो वाटर में ये इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। NaCl ने कोई अलग काम थोड़ी ना किया है, और NaCl का तो कोई भी आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो वास्तव में इस तरीके का जो सॉल्ट होता है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस होता ही नहीं है ना। कि भाई इस तरीके का जो भी सॉल्ट है ये कभी हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। पानी जो है वो पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी पानी कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का कभी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। कि वास्तव में जो है ना, ये रिएक्शन NaOH और HCl की तरफ जाती ही नहीं है। क्यों? अगर मान लो NaCl को आप पानी में मिलाते और NaCl को पानी में मिलाने से NaOH और HCl अगर बनता, तो भैया हम तो रोज खाना बनाते हैं, और रोज खाना बनाने के लिए हम तो रोज नमक को पानी में मिलाते हैं, और रोज नमक को पानी में मिलाओगे तो रोज आप NaCl और HCl खाते हो क्या? नहीं खाते ना। वास्तव में NaCl को जब पानी में मिलाते हैं तो NaCl आयोनाइज होता है, न कि इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। आयोनाइजेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस होता तो NaOH और HCl में कन्वर्ट होता, और अब तक तो अपना राम नाम सत्य हो गया होता कि इतना सारा NaCl, इतना सारा NaOH और इतना सारा HCl अपन खा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये है अपने पास बेसिकली, आप ये कहोगे कि इस तरीके के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो मैं ये लिख देता हूं कि इन नेट रिएक्शन नो आयन, नो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, no constituent ion of NaCl is participating. So these types of salts will not be hydrolyzed. ठीक है, तो इस तरीके के जो भी सॉल्ट हो गए ना, ये कभी भी हाइड्रोलाइसिस इनका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इनमें से आपको कि इनमें से किसका हाइड्रोलाइसिस होगा, किसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलाइसिस कभी भी नहीं होता है। नहीं होता है तो मैं बोलूंगा कि द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दीज सॉल्ट्स विल बी ऑलवेज न्यूट्रल। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ना, ये हमेशा कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन हमेशा इनका न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, पानी पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि Na+Cl- ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं ना। तो पानी पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा। यानी मैं ये बोलूंगा pH विल बी 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कि इस तरीके का जो भी सॉल्ट होगा उसकी pH 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी रहेगी, 7 रहेगी। और लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, लिटमस के लिए ये कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी तरीके का बिहेवियर शो नहीं करेंगे, क्योंकि pH 7 है। तो लिटमस का ना तो लाल को नीला करेगा, ना नीले को लाल करेगा, है ना। तो नो कलर चेंज ऑफ लिटमस, तो इस केस में कलर चेंज नहीं आएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ गई होगी। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि द केटाइंस, द फॉलोइंग केटाइंस ऑफ फर्स्ट A और सेकंड A will not hydrolyzed। ठीक है भैया, आपके पास जो है वो फर्स्ट A और सेकंड A के कुछ केटाइन है, इनका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। एग्जांपल के लिए Na+, K+, Rb+, Cs+, ठीक है, Ca+2, Sr+2, Ba+2, ये हमारे पास फर्स्ट ए और सेकंड ए के कुछ केटाइन है, इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भैया इनमें से कौन से वाले केटाइन का हाइड्रोलाइसिस होता है और किस केटाइन का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इनका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता आप बताओ? क्योंकि भैया इनका जो हाइड्रोक्साइड होगा ना, वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा।
और हाइड्रोक्साइड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये आयन इस तरफ भी होंगे, ये इस तरफ भी होंगे। कहने का मतलब ये हमेशा स्पेक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं, और स्पेक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं इसलिए इनका कभी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल नेट रिएक्शन में आपको कभी भी ये सारे आयन देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात? तो भैया ये हो गया अपने पास सबसे पहला हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है कैटेगरी अपने पास है भैया जी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिएगा इसको मिटा रहा हूं। सेकंड इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट कर लेते हैं पहले, है ना। कोई भी एग्जांपल आपके दिमाग में अगर आ रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो सोचो जरा, है ना। मैं जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा ठीक वैसे ही आपको उसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, ठीक है। देखो देखो कोई भी जो है वो एग्जांपल आ रहा है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो कि आपको अक्सर ज्यादा देखने को मिलेगा। हमारे पास है CH3COONA, ठीक है। इसका नाम होता है सोडियम एसिटेट। मुझे बताओ ये किस किस से मिलकर बनता है सोडियम एसिटेट? एक तो एसिटिक एसिड है और साथ में क्या है NaOH। एसिटिक एसिड कैसा होता है? वीक होता है, और NaOH कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इन दोनों से मिलकर सोडियम एसिटेट बनता है। तो आप देखो कि हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए इसको मैंने पानी में मिलाया, और जब पानी में मिलाते हैं आप ध्यान में रखो कि सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि किसी भी सॉल्ट को अगर आप पानी में मिलाओगे तो पानी में मिलाने पर वो सॉल्ट अपने कंपोनेंट्स एसिड और कंपोनेंट बेस में क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। तो ये ब्रेक होगा CH3COOH और NaOH में ये कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो भी सॉल्ट है ना ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके अपने एसिड और बेस में क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ। अब हमें तो ये चेक करना है कि वास्तव में पानी के अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, चल क्या रहा है पानी में, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, मुझे बताओ क्या सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो भैया जी भाग भाग के आयनाइज होगा या रो रो के आयनाइज होगा? ये भाग भाग के आयनाइज होगा। कहने का मतलब ये तुरंत आयनाइज हो जाएगा। कैसे? एसिटेट और Na+ में तुरंत फटाफट आयनाइज हो जाएगा, 100% आयनाइजेशन। मुझे बताओ H2O भाग भाग के आयनाइज होगा कि रो रो के आयनाइज होगा? भाग भाग के आयनाइज होगा। तुरंत जो है वो H2O जो ना सॉरी H2 तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयनाइजेशन इसका बहुत ही कम होगा, आयनाइजेशन न के बराबर हुआ। मुझे बताओ ये वाला आयनाइजेशन कितना होगा? कम होगा या बहुत ज्यादा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट न के बराबर आयनाइजेशन, बहुत कम आयनाइजेशन हुआ, तो ये आयनाइज नहीं हुआ। ये देखो ये जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज होगा Na+ और OH- में। अब ध्यान से देखो कि नेट रिएक्शन क्या आ रही है हमारे पास पानी के अंदर। नेट रिएक्शन ये आई कि भाई देखो मजे कौन ले रहा है? पहले तो यहां पर देखो स्पेक्टेटर कौन है? स्पेक्टेटर यहां पर है Na+। तो Na+ जो है वो क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि स्पेक्टेटर आयन है ना, और स्पेक्टेटर आयन है तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है। तो कौन करता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट? एक तो CH3COO-, इसने वाटर के साथ रिएक्शन करी, इंटरेक्शन वाटर के साथ हुआ, ये कन्वर्ट हुआ CH3COOH, और साथ में ये कन्वर्ट होगा किसमें? OH- में। देखो सर कि आप ध्यान से देखना कि पहले, इससे पहले वाला जो हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पर तो सॉल्ट का कोई भी आयन वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा था, और वाटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा था तो नेट रिएक्शन जो आ रही थी, जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो रहा था, वो वाटर के आयंस के बीच में हो रहा था, यानी वाटर खुद ही आयनाइज हो रहा था H+ और OH- में, और इक्विलिब्रियम आया हुआ था। अब यहां पर सॉल्ट का जो एनाइन है ना, एनाइन, ये बेसिकली वाटर के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्शन कर रहा है, और एनाइन जो है वाटर के साथ इंटरेक्शन करके क्या रिलीज करवा दिया? OH- रिलीज करवा दिया। तो मुझे बताओ, क्योंकि ओवरऑल नेट सॉल्यूशन में आपको OH- मिल रहा है, तो नेट सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी? बेसिक होगा। तो इस केस में सॉल्यूशन कैसा हो गया है? बेसिक हो गया है। कहने का मतलब जैसे ही आप सोडियम एसिटेट को पानी में मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है ना, ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और यही मैंने आपको कहा था कि भाई जब भी आप किसी सॉल्ट को पानी में मिलाओगे तो सॉल्ट के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट आयन होंगे ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और वाटर के साथ इंटरेक्शन करके वाटर को एसिडिक या फिर बेसिक बना देंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहां पर देखो एसिटेट आयन वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वाटर में OH- रिलीज करवा रहा है, तो ये क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहां पर किस तरीके का आयन का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है? यहां पर जो है ना CH3COO- का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस।
ठीक है, कि यहाँ पर क्योंकि एनाइन जो है वो हाइड्रोलाइसिस पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये है एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इन पॉइंट्स के बाद में कुछ एक कैलकुलेशंस भी है इसकी, वो भी हम ध्यान में रखेंगे और हम ये भी चेक करेंगे। मैंने कहा ना कि सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, और सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो पीएच क्या आएगी, 7 से ज्यादा आएगी, और पीएच 7 से ज्यादा आएगी, कितनी आएगी हमें तो ये चेक करना है। तो आप समझो कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि इन दिस केस है ना, इन विच केस, इन केस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ठीक है, इन दिस केस एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, in this case anionic hydrolysis will takes place। तो भैया जी इस केस में जो है ना एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस जो है वो एक तरीके से जो है वो हो रहा है क्योंकि एनायन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। फिर मैं यहां पर लिखूंगा कि फाइनल सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, ठीक है, कि भैया जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक होगा। इस तरीके के सॉल्ट जितने भी है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी कोई दिमाग में आ रहा है उसको पानी मिलाओगे तो नेट जो फाइनल सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। एक चीज मैं बता देता हूं कि भैया किसी भी तरीके का सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, जैसे यहां पर है कि एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड वीक बेस, 4 तरीके के सॉल्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, ये 4 ही थे। आप इनमें से किसी का भी हाइड्रोलाइसिस चेक करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो होता ही नहीं है, बचे 3। अब इन 3 में से ये 2 है ना, आपको पूछ लेगा, बहुत सारे सॉल्ट दे दिए, पूछ लिया इनमें से किसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा, किसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो सॉल्यूशन की नेचर डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग नेचर पर, कि भाई जो भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है वो कैसा है, सॉल्यूशन वैसा ही होगा। जैसे यहां पर स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। यहां स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, ठीक है। तो जैसा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है ना, सॉल्यूशन की नेचर वैसी ही होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो आपको नेचर बताएगा और वीक वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर बात। और वीक एसिड वीक बेस में डिपेंड करता है इनकी Ka और Kb की वैल्यूज पर, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो बाकी आप ध्यान में रखो, जो 2 तरीके के सॉल्ट हो गए ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें जैसा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है नेचर वैसी होगी। यहां पर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो नेचर विल बी बेसिक, ठीक है। और अगर बेसिक है तो मैं यहां पर ये बोलूंगा पीएच विल बी ग्रेटर देन 7, है ना, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम तो 25 ही मानेंगे, तो पीएच की वैल्यू जो है वो 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। और भैया रेड दिस सॉल्यूशन विल टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो ये जो है वो क्या करेगा भैया, लाल को नीला करेगा, कहने का मतलब रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, है ना। ये 2-3 चीजें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है, ठीक। अब देखो जरा कि सबसे जरूरी चीज हमें ये कैलकुलेट करना है कि भैया जी पीएच कितनी होगी, क्योंकि घुमा फिरा के बात तो वही आती है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग होगा एक कंपोनेंट वीक होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इस तरीके का एक मिक्सचर होगा और दोनों के दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, तो वहां सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और हम बात कर रहे थे पीएच ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स या पीएच ऑफ मिक्सचर की, तो इस केस में हमने तो पीएच कैलकुलेट करने हैं। हमने कहा 7 से ज्यादा होगी पीएच, अब मेरे भाई कितनी होगी, हमें तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखो कि इसी के बारे में या इन सब के बारे में कुछ एक कैलकुलेशन है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन, हाँ जी, कि ऐसा है कि ये जो है अपने पास बी है, मान लो कि नेट रिएक्शन जो हो रही थी पानी में CH3 COO माइनस, और इसने वाटर के साथ इंटरेक्ट किया और CH3 COOH, और साथ में जो है यहां पर क्या मिलेगा, OH माइनस, ठीक है।
तो हमारे पास पानी में जो है ना ये नेट रिएक्शन पानी में हो रही है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना, पानी के अंदर ये नेट रिएक्शन जो हुई, इसमें जो ओवरऑल फाइनली क्या रिलीज हुआ, OH माइनस। हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। मुझे बताओ कि ये जो एसिटेट आयन है इसका सोर्स क्या है, कहां से आया ये एसिटेट आयन। तो ये एसिटेट आयन आया, मान लो कि आपने CH3COONA सोडियम एसिटेट को पानी में मिलाया था, तो वहीं से तो ये एसिटेट आयन आया। और सोडियम एसिटेट को जब आपने पानी में मिलाया तो सोडियम एसिटेट जो क्या होगा, ब्रेक होगा, आयनाइज होगा। कैसे ब्रेक होगा, CH3COO माइनस और ये Na प्लस, इस तरीके से ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये ऐसे ब्रेक हुआ तो मैं ये कहता हूं कि इसका अल्फा तो 100% है, मान लो इसकी कंसंट्रेशन C है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी आएगी, C ही आएगी, क्योंकि ये तो 100% आयनाइज हो रहा है ना, तो इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C। लेकिन हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा था आपको कि Na प्लस का तो कभी हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है। यहाँ हाइड्रोलाइसिस किसका हो रहा है, CH3COO माइनस का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो भैया अगर आपने सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन C ली है, तो यहां पर एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, C होगी। कहने का मतलब यहां पर T इज इक्वल टू 0 पर मान लो ये हमने मिलाया कितना, C। ये तो एक्सेस में है, ये 0 और ये 0, ठीक। थोड़ी देर बाद में जब इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम, है ना भैया जी, एक में से कितना आयनाइज होता है, एक में से आयनाइज होता है अल्फा। तो एक में से अगर अल्फा आयनाइज हुआ तो सी में से कितना आयनाइज हुआ, सी अल्फा। बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा, ये आ जाएगा सी अल्फा और ये भी कितना आ जाएगा, सी अल्फा। अब भाई हम जब हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहीं पर ये जो अल्फा है इसको हम H से रिप्लेस कर देते हैं, कि ये जो अल्फा है इसको हटा के अल्फा की जगह H लिख दिया, ठीक है। पहले अल्फा जो था ये होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा जो है ये होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और जो H होता है H, ये होता है अपने पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। H तो होता है अपने पास क्या, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अल्फा होता है अपने पास डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब समझना आप क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो काम अल्फा का वो काम यहां पर H का, दोनों एक ही है। आप ये मान लो, बस नाम अलग हो गया, सिंबल अलग हो गया। कि अल्फा क्या होता है, इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना आयोनाइज होता है, एक में से जितना ब्रेक होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा। और H क्या होता है, इक्विलिब्रियम आने तक एक में से जितना हाइड्रोलाइसिस होता है उसी को H बोलते हैं। तो सेम टू सेम सब कुछ वही है, आप ये मान के चलो अल्फा ही है। कि भाई ये होता है, हमने पहले क्या कैलकुलेशन करी थी, C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा और ये भी कितना, सी अल्फा, पहले हमने ये कैलकुलेशन करी थी। अब अल्फा की जगह क्या आ गया, H आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है, सब कुछ सेम है। समझे बात को। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं लिखूंगा ना के इक्विलिब्रियम, तो मुझे बताओ के इक्विलिब्रियम में कैसे लिखूं, CH3COOH की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन, ऐसे लिखूंगा। वाटर तो जो है वो हम इसके एक्सप्रेशन में लिखेंगे नहीं, ये तो क्या है, एक्सेस में है। तो ये तो है के इक्विलिब्रियम, ठीक है। और जो के इक्विलिब्रियम होता है ना, यहां पर हम इसको बोल देते हैं भैया जी KH, ठीक है। एसिड के केस में हमने इसी को Ka बोल दिया, बेस के केस में इसी को हमने Kb बोल दिया, वाटर के केस में इसी को Kw बोल दिया। अब सॉल्ट के केस में हम इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोल देंगे, KH। याद रखो, याद करो, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में टोटल 5 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे, Ka, Kb, Kw, इसके अलावा KH और KSP। और भी है जैसे KSiC हो गया, और भी आगे एक दो और आएंगे, लेकिन मेन जो है वो इस चैप्टर में 5 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं, और पांचों में से जो 4 से हम इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो भैया ये है KH, एंड KH इज नोन एज, दिस इज हाइड्रोलाइसिस, दिस इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, सॉल्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, दिस इज KH, ओके। अब अगर मैं यहां पर वैल्यूज रखूंगा तो आप देखना ध्यान से, KH इज इक्वल टू, मुझे बताओ एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है इक्विलिब्रियम पर, CH, OH माइनस की कितनी आ रही है, CH, और नीचे एसिटेट आयन की कितनी आ रही है, C कॉमन 1 माइनस H। याद आया कुछ आपको, C से C कैंसिल, KH इज इक्वल टू क्या आया, CH स्क्वायर, एंड दिस इज 1 माइनस H। क्या कुछ याद आ रहा है, मुझे बताना जरा।
बिल्कुल भैया, मैंने आपको कहा था याद करो, पूरे चैप्टर में घुमा फिरा के एक ही एक इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन दोबारा बन गई। बस पहले क्या था, एच की जगह अल्फा था और के एच की जगह के ए और के बी आया था। सेम टू सेम वही इक्वेशन बनेगी, उसी इक्वेशन को हम बार बार उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आप देखना जरा कि मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन 1 माइनस एच विल बी इक्वल टू नियरली 1। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो के एच इज इक्वल टू आया कितना, सी एच स्क्वायर। then degree of hydrolysis will be under the root kh by c। बस ये एक्सप्रेशन आपको h का ध्यान में रखना है। तो जो हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है h, इसकी वैल्यू आती है अंडर द रूट kh by c। आई होप मेरी सारी बातें आपके समझ में आ रही होगी। तो सब कुछ वही है, सेम टू सेम सारी चीजें वही है ना, कोई चीज अलग नहीं है, यहां तक तो सब कुछ सेम है। अब इसके अलावा देखो, आपको कुछ एक फैक्ट्स हम बात कर रहे हैं ना कि हमें जो पीएच कैलकुलेट करनी है, और पीएच के अलावा भी बीच में बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको जो क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है। तो देखना जरा, इसको मैं मिटा रहा हूं पहले। हाँ जी, कि हमारे पास यहां जो रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन में एक तो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। देखो क्या, एक तो जो है वो अभी हमने रिएक्शन देखी थी क्या, CH3 COO माइनस, और ये H2 कन्वर्ट हुआ किसमें, CH3 COOH, और साथ में यहां पर मिला OH माइनस। ठीक, इस रिएक्शन के लिए आपने लिखा KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, फिर आप देखो कि हमारे पास यहां पर एसिटिक एसिड भी है सॉल्यूशन में, ये इक्विलिब्रियम में है। और यार एसिटिक एसिड भी अपने आप में आयनाइज तो होता ही है। तो एसिटिक एसिड अगर मान लो आयनाइज होता है तो एसिटिक एसिड इस तरीके से आयनाइज होगा, CH3 COO माइनस और साथ में क्या आया, H प्लस। एसिटिक एसिड ऐसे आयनाइज होगा क्योंकि भैया एसिटिक एसिड इसके साथ इक्विलिब्रियम है, एसिटिक एसिड खुद वीक एसिड है, ये खुद भी आयनाइज होगा, H प्लस OH, H प्लस और एसिटेट आयन के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Ka। तो Ka is equal to CH3 COO minus and concentration of H plus divided by concentration of CH3 COOH। This is equation number 2। क्लियर? फिर देखो क्या, पानी में हमारे पास जो है वाटर भी है, क्योंकि सारा काम कहां हो रहा है, पानी में। और पानी खुद भी आयनाइज होता है, भले ही आयनाइजेशन जो है बहुत कम होता है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है इस तरीके से, H प्लस और OH माइनस। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw, और ये आया H प्लस इंटू OH माइनस। दिस इज इक्वेशन 3। आपको इक्वेशन 1, 2 और 3 इन तीनों में रिलेशन बताना है। सोच समझ के मुझे रिलेशन बता दो। ध्यान दो जरा कि अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये वाली रिएक्शन आ रही है, ध्यान से देख लो आ रही है कि नहीं आ रही। ऐड करूंगा तो एसिटिक एसिड कैंसिल हुआ, इधर एसिटेट आयन कैंसिल हुआ, H2 इज कन्वर्टिंग इनटू H प्लस और OH माइनस। ये इक्वेशन बन रही है। और मुझे बता दो, मैंने आपको कहा था, याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें कहा था कि जब दो रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम, या दो रिएक्शन को जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब मैं ये बोलूंगा, आपने इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है ना, तो यहां पर ये आएगा रिलेशन KW इज इक्वल टू KH इंटू KA। दिस इज रिलेशन बिटवीन KH KA एंड KW। और यहां से आप KH की वैल्यू निकाल सकते हो, KH इक्वल टू आ जाएगा अपने पास KW अपॉन KA। ठीक है भैया, ये जो भी मैं चीजें ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं ना, ये डायरेक्टली आपको जो है वो रिजल्ट ध्यान में रखना है। आया कैसे, उसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। बाकी जो भी चीजें हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपको KA दे देगा, है ना, और आपको KH पूछ लेगा, KW तो हमें पता ही है। ठीक है, और देखो जरा कि अब हमें बढ़ना है आगे किस तरफ, पीएच। अच्छा एक चीज और, कि आगे भी जैसे मान लो सबसे पहला हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो कोई हाइड्रोलाइसिस हुआ ही नहीं। दूसरा हमने देखा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां पर KH का रिलेशन आया KW अपॉन KA। इसके आगे हम देखेंगे भैया जी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, फिर हम देखेंगे वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, इन सब में KH KW KA और KB का रिलेशन जो है वो आपको फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्टली मेथड ये होता है कि KH इक्वल टू, ऊपर तो हमेशा KW आएगा,
और नीचे जिसका जो भी कंपोनेंट वीक है ना, जो भी वीक है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट आएगा नीचे, जो भी कंपोनेंट वीक है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का नीचे। जैसे यहां पर वीक कौन होगा, एसिड, तो वीक एसिड होगा तो यहां पर नीचे आ जाएगा Ka। अगर वीक बेस है तो नीचे आ जाएगा Kb, और नीचे अगर जो दोनों के दोनों वीक है तो नीचे आ जाएगा Ka और Kb, है ना। तो ये इसको याद रखने का तरीका, बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये डेराइव भी करवाता चलूंगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा कि यार हमें क्या करना है, हमें तो पीएच कैलकुलेट करनी है, और पीएच कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए H प्लस की कंसंट्रेशन, और H प्लस की कंसंट्रेशन के लिए आप OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लो, कैसे भी करके H प्लस निकाल लो, पीएच आ जाएगी। और हमें यह भी कंफर्म है, इस चीज का कंफर्मेशन हमारे पास है कि पीएच की वैल्यू 7 से तो पक्का ज्यादा ही रहेगी, और 7 से ज्यादा रहेगी तो आप देखो जरा कि यहां पर हेडिंग आपको लगानी है पीएच कैलकुलेशन। देखो कैसे करेंगे भैया, मुझे बताओ कि नेट जब हमने सोडियम एसिडेट को पानी में मिलाया तो कौन सा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ ना। और ये इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश्ड हुआ तो मुझे बताओ अभी जो मेन रिएक्शन जो लिखी थी उसमें इक्विलिब्रियम पर OH की कंसंट्रेशन कितनी है, एट इक्विलिब्रियम OH कितना है, ये आया था C माइनस CH, ये CH, और ये कितना आया था CH। तो मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू CH। भैया ऐसा ही काम हमने पहले किया था, जहां पर H की जगह अल्फा काम में लिया था। एक काम करते हैं, H की वैल्यू पुट कर देते हैं, और H जो है वो अभी अपन ने देखा था अंडर द रूट KH बाय C, ये हमारे पास क्या आया H, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल बी, जब आप वैल्यू रखोगे ये आ जाएगा अंडर द रूट KH इंटू C, ठीक है। ये आ गया OH माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। फिर देखो आप कि यार अभी आपने देखा था कि KH इज इक्वल टू होता है क्या, KW बाय KA, तो KH की जगह हम लिख सकते हैं KW बाय KA। तो OH माइनस कंसंट्रेशन हमारे पास निकल के आ गई अंडर द रूट KW into C डिवाइड बाय KA। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमने कहा ना बेसिक सॉल्यूशन होगा, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो OH इतना आ जाएगा। अब OH आ गया तो या तो एक काम करो, यहां से POH कैलकुलेट कर लो और फिर 14 में से माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, pH आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कि नहीं यार हमें तो जो है वो H प्लस ही कैलकुलेट करके H प्लस से ही pH निकालनी है, और उसी H प्लस को एक फॉर्मूले के में डिराइव करना है, ठीक है, या उसी H प्लस को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे बताओ किसी भी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन कोई भी हो, उसमें H प्लस इंटू OH माइनस का जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, H प्लस भी है OH माइनस भी है, और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, KW के इक्वल है। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, H प्लस कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो देखो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय OH, और OH कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो ये है अंडर द रूट KW इंटू C, और यहां पर जो है वो हमारे पास आ जाएगा क्या, रूट K, यही होगा। तो भैया देखो रूट KW से रूट KW कैंसिल हुआ, तो नेट H प्लस जो हमारे पास है वो है अंडर द रूट KW इंटू KA बाय C। ये लो जी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकल के आ गई। कई बार डायरेक्टली आपको H प्लस आयन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो क्या होती है, तो ये होती है भैया अंडर द रूट KW इंटू KA बाय C। और भैया अगर H प्लस आ गया तो इसी को हम जो है वो एक तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे, तो मैंने कहा ना आपको पीएच निकालने का वास्तव में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक ही है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यही पीएच है, ठीक है। तो इसी को हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके नेगेटिव लेके और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पीएच आएगी। देखो कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं। बहुत जरूरी पॉइंट है भैया, पीएच कैलकुलेशन, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। और चैप्टर जो है ना, अब इसके आगे जो भी चैप्टर होगा, क्योंकि चैप्टर के सबसे दो जो मतलब सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और बफर। देखना कि द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, KW की पावर 1/2, KA की पावर 1/2 और C की पावर भी 1/2, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं।
तो दिस विल बी log H प्लस, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, देखो जरा, log दिस, ठीक है, ये आ जाएगा log A अपॉन B, तो इसको माइनस log ऑफ करके क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं log KW की पावर 1/2 इंटू KA की पावर 1/2 माइनस log C की वैल्यू 1/2 लिख सकता हूं ऐसे भैया। log A इंटू B, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log A प्लस log B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस log C की पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। ये हो गया log A की पावर B सब में, तो पावर कहां जाएगी, सामने आ जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ log KW प्लस हाफ log KB माइनस हाफ log C, ऐसे लिख सकते हैं। एक काम करो, ये आया वैल्यू किसकी, log H प्लस की, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी माइनस log ऑफ H प्लस एंड दिस विल बी माइनस हाफ log ऑफ KW माइनस हाफ log ऑफ KB एंड दिस विल बी प्लस हाफ log C। ये पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो माइनस log ऑफ H प्लस, ये क्या होगा, माइनस log ऑफ H प्लस होता है PH, तो ये है भैया अपने पास PH, ठीक है। मुझे बताना ध्यान से देखो कि ये आया माइनस log KW, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, PKW डिवाइड बाय 2, ठीक, फिर माइनस log KB, तो दिस विल बी PKB डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज हाफ log C, ऐसा ही होगा। तो PH का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, देखो हाफ तो कॉमन आया, अंदर बचा PKW प्लस PKB प्लस log C, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ठीक है। तो भैया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच निकालने का तरीका है ये अपने पास, है ना। अब भाई देखो, ये तो किसी भी टेम्परेचर पर लागू होगा, हर टेम्परेचर पर पीकेडब्ल्यू की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हम ये बोलेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पीकेडब्ल्यू कितना होता है, 14 होता है ना, तो यहां पर 14 रखूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 7, तो पीएच जो आपको ध्यान में रखना है ये आएगा 7 प्लस हाफ, अंदर बचेगा पीकेबी प्लस लॉग सी। भैया जी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, फाइनली जो है ना सॉल्यूशन में आपको पीएच अगर कैलकुलेट करनी है तो आप ध्यान से देखो, साथ में कोई वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है, और साथ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो साफ दिख रहा है pH विल बी ग्रेटर देन 7 एंड नेट सॉल्यूशन विल बी बेसिक, क्योंकि pH अगर 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास, ये सारी कैलकुलेशन हमने देख ली, किस तरीके का सॉल्ट है ये, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, जितने भी कैलकुलेशन थी सारी हमने देख ली, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है अब देखो जरा, कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। आज कि जैसे एक सिंपल सा मैंने आपको पहले ये दिया है, कैलकुलेट द pH ऑफ, ठीक है, 0.2 मोलर HCOOH सॉल्यूशन, ठीक है, if pKa of HCOOH is 2 into 10 to the power minus 5, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन ऐसा है, आपको फॉर्मिक एसिड का pKa दे रखा है और पोटेशियम फॉर्मेट के लिए pH की वैल्यू पूछी है। कुछ नहीं करना है, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो pH का, मैंने ये कहा ना कि आप जो उस कैटेगरी में सिलेक्ट करो कौन सा है। ये एक सॉल्ट दे रखा आपको, ये एक सॉल्ट है और ये सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि HCOOK, ठीक है, ये कैसा है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि सॉल्ट कैसा है, तो एक बार पता चल गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन की पीएच जो है ना वो बेसिक रहेगी, पीएच 7 से ज्यादा रहेगी,
क्यों? क्योंकि भैया बेस कंपोनेंट, बेस वाला जो कंपोनेंट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा है, ये तो चीज कंफर्म हो गई। चलो ठीक है, अब 7 से ज्यादा है तो पीएच निकालने का तरीका 7 से ज्यादा। भैया देखना जरा कि हमारे पास जो अगला जो केस आएगा ना, वहां पर यहां आ जाएगा माइनस, क्योंकि वो कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो एसिडिक होगी पीएच 7 से कम होगी, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। याद रखने का ये तरीका है कि 7 से ज्यादा है तो 7 में कोई वैल्यू है जो ऐड होगी, 7 से कम है तो 7 में से कोई वैल्यू है जो माइनस होगी, तो ये आ जाएगा 7 प्लस हाफ पीकेबी। ओहो, दिस इज नॉट पीकेबी। भैया ये हमने मिस्टेक कर दी है, ये पीकेबी नहीं था यहाँ पर, ये पी के ए था, इसको पी के ए कर लेना आप लोग, ठीक है ना। दिस वाज पी के ए, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 7 प्लस हाफ पी के ए लॉग सी। अगर हमने पहले इधर जो लिखा था उसमें भी कहीं पर पी के भी कर दिया तो पी के ए कर देना उसको, क्योंकि हमने सब में जो है वो ये क्या ले रखा है, के ए, और वास्तव में जो है वीक कौन है, एसिड है ना, तो के ए आएगा यहाँ पर, के ए और पी के ए। पी के भी नहीं आएगा, पी के भी अगले में आएगा जब हम वीक बेस वाला काम में लेंगे, ठीक है। तो ये आया। अब पीएच हम कैलकुलेट करते हैं, तो 7 प्लस हाफ ये पी के ए, आपको के ए की वैल्यू दे रखी है इसके लिए, के ए, ओहो ओके, आई मेक सम मिस्टेक, दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए, ठीक है। ये के ए की वैल्यू है, के ए इक्वल टू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पर पी के ए कितना आ जाएगा, 5 माइनस लॉग 2 एंड दिस विल बी 4.7, ठीक। तो यहाँ पर मैं रखूंगा कितना, 4.7 प्लस लॉग, अब ये कितना है 0.2, और 0.2 है तो इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 मैं लिख सकता हूं। तो इसको सॉल्व करो पहले, तो ध्यान से देखो जरा, ये log 2 इंटू 10⁻⁻1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे, 1 माइनस लॉग 2 करूं क्या, भैया नहीं, ध्यान रखना 1 माइनस लॉग 2 नहीं करना है। 1 माइनस लॉग, वो तो तरीका मैंने बताया था पीएच कैलकुलेशन के लिए, पीओएच कैलकुलेशन के लिए। यहां इसको सॉल्व हम पूरा तरीके से करेंगे। कैसे लिखूंगा इसको, log 2, ठीक है, फिर आ जाएगा -1 log 10, क्योंकि log 2 log a इंटू बी है ना, तो इसको मैं लिखूंगा log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a की पावर b, तो पावर कहां जाएगी, सामने, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। log 2 की वैल्यू 0.30, -1 log 10 1, तो ओवरऑल वैल्यू होगी माइनस का पॉइंट कितना, 7। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ log 0.2, ठीक है। तो यहां रख देते हैं, तो 7 प्लस हाफ 4.7 माइनस 0.7, तो वैल्यू विल बी, द पीएच विल बी 9। तो ये जो सॉल्ट है इसके सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, 9 होगी। तो ये है अपने पास एक तरीके से वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, देखना जरा, उसको तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी भाई, ये पूरा मिटा देता हूं, क्वेश्चन करने है ना मैं। ये इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा भैया अगला, जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या फिर आप कहो कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो भैया देखो इसी कंसेप्ट पर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम ऐसा ही है ना। आपको उसके लिए देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। जैसे आपको ये बोल दिया कि कैलकुलेट the following when 0.1 molar 50 ml या 0.2 molar 50 ml HCN solution is mixed with 0.2 molar 50 ml KOH, ठीक है। और आपको ये चीज गिवन है भैया जी, Ka of HCN, this is given as 5 into 10⁻⁵, ठीक है। The value of Ka for HCN is given as 5 into 10⁻⁵। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहला कि pH of resulting solution, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस
4 KCl, ठीक है। और फिर जो तीसरी चीज है ये आपको कैलकुलेट करनी है, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट 4 KCl, ठीक। ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखिएगा कैसे हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आप समझो जरा कि सबसे पहले तो हम जो है वो रिएक्शन करवाएंगे। मैंने आपको कहा कि आप जब आपको कोई भी ऐसे दो कंपोनेंट मिला के दे जिनके बीच में रिएक्शन होती हो, सबसे पहले आपको शुरुआत कहां से करनी है? रिएक्शन से ही शुरुआत करनी है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। कि जैसे हमें ये पता है कि ये जो सॉल्यूशन है ना, इसमें एक तो KOH है, एक क्या है इसमें, एक इसमें जो है वो HCN है। HCN वीक एसिड है और KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम शुरुआत करेंगे रिएक्शन से कि भाई एसिड और बेस को आप जब मिक्स करोगे ना, रिएक्शन तो होके रहेगी। यहां पर अगर हम देखें तो भैया रिएक्शन कैसे होगी, तो HCN ये रिएक्ट करेगा KOH के साथ, रिएक्शन जब होगी तो बनेगा KCN और साथ में बनेगा H2। ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। गिवन क्या है आपको? गिवन ये है कि भाई इसका 0.2 मोलर और कितना दिया है? 50 ml। दूसरी तरफ जो आपको इसका दिया है 0.2 मोलर और ये भी कितना है? 50 ml। दोनों का 0.2, 50 ml, 0.2 और 50 ml, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि भैया ये कौन सा केस बनेगा। देखो वीक और स्ट्रॉन्ग की रिएक्शन होगी तो या तो ज्यादातर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का केस होगा या फिर मैं बोल रहा हूं बफर का केस होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस है या फिर बफर है। हालांकि हम क्वेश्चन सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कर रहे हैं तो इसलिए आप कहोगे कि सर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा, और सही भी है ना। बफर का केस कब बनेगा? देखो मैं अगर इसी की जगह 0.2 की जगह अगर यहीं पर 0.1 कर दूं ना तो यही केस हो जाएगा बफर का। लेकिन अभी हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखो जरा गिवन ये है। हम एक काम करते हैं, इनके मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा भैया? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो, इसके लिए मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों क्या होगी? सेम ही होगी। सेम टू सेम इसके लिए भी मोलरिटी और नॉर्मलिटी दोनों सेम ही होगी। तो ये हमारे पास ये तो वैल्यू आई कितनी? 10। यहां पर चेक करूंगा 0.2 इंटू कितना? 50। तो यहां पर भी वैल्यू कितनी आएगी? 10। दोनों के लिए नॉर्मलिटी और वॉल्यूम जो है ना वो क्या है? सेम है। दोनों के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट सेम है। और मेरे भाई दोनों के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट सेम आने का मतलब ये है कि ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है और ये भी लिमिटिंग रिएजेंट है। याद करो मैंने आपको कहा था कि अगर दोनों के दोनों कंपोनेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो तो ये केस होता है किसका? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का। और दोनों में से कोई एक कंपोनेंट, और वो भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो तो केस चला जाता है किसमें? बफर में। तो यहां पर क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा। देन दिस इज द केस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हमें जो है वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहला आपको पूछ रखा है पीएच। अब आप सोचो जरा कि आज सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केस में यहाँ पर जो सॉल्ट अपने पास बना है, मुझे बताओ किस तरीके का सॉल्ट है? ये सॉल्ट जो है ना, ये है भैया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, ठीक है। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की पीएच जो क्या होगी? हमेशा 7 से ज्यादा ही होगी। तो पीएच 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा वाला तरीका, साथ में कोई वैल्यू ऐड होगी तो पीएच इक्वल टू हाफ pKa प्लस log C। ये लो जी, ये हमारे पास पीएच आ गई, है ना। अब देखो आपको Ka दे रखा तो pKa तो आ ही जाएगा, ठीक है। मुझे बता दो ये C क्या है? तो ये C कंसंट्रेशन है। अब किसकी कंसंट्रेशन है मुझे बताना? HCN की कंसंट्रेशन है, KOH की कंसंट्रेशन है, या KCN की कंसंट्रेशन है? तो ये जो C होती है, क्योंकि हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो C जो है वो बेसिकली KCN की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। C किसकी कंसंट्रेशन है? KCN, जो भी अपने पास सॉल्ट है इसकी कंसंट्रेशन। अब यार इसकी कंसंट्रेशन तो हमारे पास है नहीं है तो मेरे भाई कैलकुलेट करो। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ध्यान दो जरा कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का तरीका मुझे बताओ। इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर 10 है, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट अगर 10 है, तो इसके बनने वाले मिलीग्राम इक्विवेलेंट भी कितने होंगे? 10 ही होंगे। क्योंकि एक रिएक्शन में जितनी भी स्पीशीज होती है सबके मिलीग्राम इक्विवेलेंट हमेशा कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं। तो मैं ये बोलूंगा फॉर्म्ड मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KCl। ये कितने आए? 10। कि भाई KCl के जो है वो कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे? 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। अब मुझे बताओ मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यार कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? इस सॉल्ट के लिए वॉल्यूम कितना होगा? 100 होगा ना। तो टोटल वॉल्यूम इज 100 इज इक्वल टू 10, देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1। अब भाई हमें तो यहाँ कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी, तो हमें तो वहां पर मोलरिटी रखनी है।
यहाँ पर आप देखो इसके लिए वैलेंस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी तो सेम ही है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज 10 टू द पावर -1। ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ गई कितनी 10 टू द पावर -1। चलो ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। तो pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ एंड द वैल्यू ऑफ Ka is 5 into 10 to the power -5, then pKa will be 5 minus log 5 and log 5 is 0.7, then this value will be 4.3। तो ये तो आया 4.3 प्लस log 10 to the power कितना -1, तो इसमें से जो है ये -1 हो जाएगा और -1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3.3, तो 7 प्लस हाफ एंड दिस विल बी 3.3। ठीक है, और भैया 3.3 का आधा आप देखो अप्रोक्सीमेटली 1.6 के आसपास आ जाएगा अपने पास, तो pH विल बी नियर बाय 8.6। आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर देना, तो नियरली जो है pH हमारे पास कितनी रहेगी 8.6 रहेगी। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया भैया जी pH। तो पहला हो गया pH हमने कैलकुलेट कर ली। सेकंड इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस फॉर KCN। आपको क्या करना है, KCN के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट करना है। अब यार डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे कैलकुलेट करें, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता क्या है H, है ना। और याद करो H कैलकुलेट करने के लिए H इज इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर द रूट KH बाय C, ये बताया था। तो KH कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यार पहले KH कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप समझो जरा कि मैंने आपको अभी रिलेशन बताया KH इक्वल टू KW डिवाइड बाय जो भी कंपोनेंट अपने पास वीक है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो वीक कंपोनेंट कौन सा है, वीक कंपोनेंट हमारे पास एसिड है, तो एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट विल बी 5 into 10 to the power minus कितना 5। ठीक है, ये एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आया। तो वैल्यूज रखते हैं, Kw you know that Kw is 10 to the power minus 14 and this will be 5 into 10 to the power minus कितना 5। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 into 10 to the power minus 10। ठीक है, तो KH की वैल्यू आ गई, और भैया KH की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो ये वैल्यू हमारे पास नियरली आ जाएगी, देखो अंडर द रूट KH is 2 into 10 to the power minus 10 and the concentration of salt is 10 to the power minus 1। तो ये आया 10 to the power minus कितना 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा कितना 2 into 10 to the power minus 9। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखो जरा 2 into 10 to the power minus 9 है ना, तो इसको 20 into 10 to the power minus 10 लिख सकते हैं। तो रूट 20 हमारे पास H की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 20 into 10 to the power minus 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ H मींस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, देखो जरा कि आपको क्वेश्चन जो है वो और कैसे दे सकता है। आपको क्या करेगा, बहुत सारे सॉल्ट देगा और आपको ये पूछ लेगा कि किसका एसिडिक सॉल्यूशन कैसा होगा। देखो क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है ना, जैसे क्या आपको मैंने ये दे दिया कि क्वेश्चन इज लाइक दैट, which of the following ठीक है will turns red litmus into blue when an aqueous solution of the following is used। ठीक है, तो आपको कुछ सॉल्ट दे रखे हैं और आपको ये बोल रखा है इसमें से जो है कौन कौन सा जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंने आपको एक तो दे दिया कि COO और ये NH4, एक मैंने आपको दे दिया ONA, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर आपको दे दिया HCOO, और यहाँ पर ये हमने एक ले लिया बेरियम फॉर्मेट। ठीक है, एक जो है वो हमारे पास ऐसा है CH3COO NH4, एक जो है वो मैंने आपको दे दिया NaNO3, एक हमारे पास है NH4NO3, एक जो है वो आपको दे दिया NaClO4, एक कुछ इस तरीके से है अपने पास Ki। ठीक है, ये 4-5 आपको सोल्ट दे दिया, आपको बोल दिया कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू करेगा या फिर जो है वो
एक तरीके से आप सोचो, रेड लिटमस को ब्लू करने का मतलब कौन रेड को ब्लू करता है? जो बेस होते हैं ना, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको एक तरीके से इनमें यह बताना है कि किसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था कि जो भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा ना, पीएच हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट इनमें से कौन सा है, हम ये चेक कर लेते हैं। भैया ये तो वीक एसिड वीक बेस है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्यूशन में हम क्लियरली कुछ भी नहीं बोल पाते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, हम नहीं बता पाएंगे। ये चीज डिपेंड करती है भैया इनकी Ka और Kb की वैल्यूज पर। क्लियर है बात? फिर देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक तो फिनॉल है, इसमें एक NaOH है। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वाला जो है वो नेचर डिसाइड करेगा। यहाँ पर पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होगी, और पीएच 7 से ज्यादा होगी तो रेड लिटमस जो है ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ चेक करते हैं, ये देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और फॉर्मिक एसिड वीक एसिड होता है। तो अगेन यहाँ पर इसके एक्वस सॉल्यूशन की पीएच भी 7 से ज्यादा होगी, ये भी ये काम कर देगा। यहाँ पर देखो ये वीक एसिड है, अगेन ये वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस के बारे में हम क्लियरली कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस, अभी हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। ये तो लिटमस के लिए कोई भी इंट्रैक्शन नहीं देगा, मतलब कोई अनुक्रिया नहीं देगा, आप ऐसा बोल सकते हो कि लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस होता है, और नाइट्रेट HNO3 से मिलकर बनाना स्ट्रॉन्ग एसिड। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, एसिड, तो इसका सॉल्यूशन तो एसिडिक होगा, पीएच विल बी लेस देन 7। तो ये तो जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। यहाँ पर अगेन चेक करते हैं भैया जी, ये है NaOH और HClO4 से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसकी भी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। Ki, KOH और HI ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है, इसकी भी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। तो एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि इनमें से कौन सा वाला रेड लिटमस को ब्लू करेगा या ब्लू लिटमस को रेड करेगा, है ना। तो ये है भैया, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हम इस पर और भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पर क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास 2 केस और बाकी है ना। एक तो हमारे पास मिक्सचर है कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ये तो हमने अभी जस्ट देखा है। दूसरा हमारे पास आएगा कौन सा, वीक एसिड, और या फिर आप कहो कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, है ना। एसिड वाला स्ट्रॉन्ग और बेस कैसा है, वीक है। तो ये जो सॉल्ट है इसका हाइड्रोलाइसिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके अलावा वीक एसिड वीक बेस ये भी हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो भैया ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आई होगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है वो आप ये मानो कि आपके जितने भी डाउट है ना क्लियर होंगे। जितना ज्यादा बस प्रैक्टिस करनी है आपको, खूब प्रैक्टिस करो इस पर। जो भी आपके पास सोर्स है, जो भी आप मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करते हो, जो भी बुक आप सॉल्व करते हो, कोई भी हो, है ना, आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। क्लियर है बात? और यहां से जो है वो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और भैया जो भी आपके डाउट है आप मेरे को टेलीग्राम चैनल भेज सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहां से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।